जो इंटरनेशनल मीडिया है या वेस्टर्न मीडिया है वो चाइना को मतलब बैकफुट पे ले जाना चाहती है। और चाइना अब उसकी जो पॉलिसी है वुल्फ वॉरियर पॉलिसी के नाम से जो चल रही है कि हम बैकफुट पे नहीं जाएंगे, हम सारे गेम जो है वो फ्रंट फुट पे खेलेंगे। और जहां जहां ये बात होगी वहां वहां हमारे डिप्लोमेटिक मिशन जो है उसको काउंटर करेंगे। चाइना अपने आप को ग्लोबल पावर मानता है और वो ये कह रहा है कि मुझे अमेरिका को हटाना है। अब वॉशिंगटन से जो हर कोई वॉशिंगटन जा रहा है सारी चीजें की, अब जो दुनिया की गद्दी है वो बीजिंग से सॉल्व होगी। और अभी जो अब रशिया या सोवियत यूनियन तो है नहीं, और फिर उसके अलावा कौन है? उसके अलावा वॉशिंगटन है। तो अब चाइना ने पूरा फोकस अपना किया हुआ है कि वॉशिंगटन को हम कहीं भी एज नहीं देंगे प्रोपेगेंडा वॉर में। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका खास फ्राइडे के लिए खास प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। ये प्रोग्राम हर फ्राइडे को हम आपके साथ शेयर करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं सैयद अली मुश्तबा साहब से कि हमारे पड़ोस के मुल्कों में क्या कुछ हो रहा है। आमतौर पर हम इंटरनेशनल खबरें कवर करते हैं, मिडिल ईस्ट को ज्यादा कवरेज देते हैं क्योंकि वहां पर भी नजर रखना बहुत ही अहम है। लेकिन अपने पड़ोस में क्या कुछ हो रहा है, हमारे मुल्क के खिलाफ क्या कहीं कुछ साजिशें हो रही हैं, हमारे मुल्क के और दूसरे मुल्कों के बीच में कैसे ताल्लुकात हैं, इन सब इश्यूज पर बात करने के लिए हमारे साथ हर फ्राइडे सैयद अली मुश्तबा साहब होते हैं। आज जो इश्यूज हैं जिस पर हम बात करेंगे उसमें एक बहुत ही अहम है। भारत और चीन के रिश्तों के बारे में हम आप अच्छी तरह जानते हैं। सरकार का रुख अलग है और सीमा पे रुख कुछ और नजर आता है चीन का। लेकिन अब जो बात समझने की है वो ये है कि चीन ने एक कोई खास किस्म की डिप्लोमेसी, एक पॉलिसी बनाई हुई है जिसके तहत वो हर जगह दुनिया भर में अमेरिका की तरफ से चाहे प्रोपेगेंडा हो या पड़ोसी मुल्कों के साथ ताल्लुकात हो, उन सबको वो उस पॉलिसी के जरिए एक तरह से अपने हक में माहौल बनाने का काम कर रहा है। उस डिप्लोमेसी का नाम है वुल्फ डिप्लोमेसी, वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, यानी जिसे लोमड़ी कहा जाता है। लोमड़ी की आदतें क्या कुछ होती हैं वो हमारे आपके सामने है। ये बिल्कुल उसी किस्म की डिप्लोमेसी है जिसे हमें समझना है। उसके अलावा जैसा कि अब से पहले भी हम जिक्र कर चुके कि श्रीलंका में, बांग्लादेश में और मालदीव में किस तरह से चाइना भारत को पीछे हटा करके अपनी जगह बना रहा है। अब ताजा खबर यह है कि भूटान और चीन के बीच में सीमा विवाद हल होने वाला है और उसमें काफी आगे बात बढ़ चुकी है। इसमें भारत को लूप में नहीं रखा गया है। भारत और भूटान के बीच में डिफेंस ताल्लुकात ऐसे हैं कि उनको अपनी फौज रखने की जरूरत नहीं है और भी हमारे भूटान के आने जाने पर कोई वीजा की जरूरत नहीं होती और बहुत ही दोस्ताना ताल्लुक है। यहां भी चीन क्या कुछ कर रहा है ये भी हम समझेंगे। इसके अलावा नेपाल में जो नई सरकार बनी है, प्रचंड जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो पहले विदेशी दौरे पर भारत आने वाले हैं। उनकी छवि आमतौर पर प्रो चाइना लीडर के तौर पर है, लेकिन क्या कुछ है जो वो भारत आकर के बात करना चाहते हैं। मैं समझता हूं ये इश्यूज हैं जिन पर हमें जरूर समझना चाहिए कि हमारे साथ आसपास पड़ोस में क्या कुछ हो रहा है। जनाब सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि चीन, जिसे ड्रैगन भी कहा जाता है, अब ये वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी क्या कुछ है और कहां से शुरू हुई, कौन इसका असल टारगेट है, असर क्या इसका भारत पर भी है, ये बताइए। देखिए, बहुत शुक्रिया काज़मी साहब और हमारे सामीन को मेरा आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। और ये वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी जो है ये एक बहुत ही मखसूस काइंड ऑफ डिप्लोमेसी है जो चाइना ने 2020 के आसपास, शुरू तो बहुत पहले से थी लेकिन 2020 से ये बिल्कुल खुल के आया और वो कोविड-19 के
के लिए था, क्योंकि अमेरिका ने एक प्रोपेगेंडा मचा हुआ था। ये मौक़िफ़ जो है वो चाइना का है कि ये प्रोपेगेंडा है कि कोविड-19 जो है वो चाइना से निकला। तो चाइना ने उस प्रोपेगेंडा को रोकने के लिए इस वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी का जो है वो मतलब इनिशिएटिव लेके आया। और इसके जो स्पोक्समैन थे, चाइना के स्पोक्समैन, वो इसके जो है सबसे ज्यादा मतलब अलमबरदार कह सकते हैं उर्दू में, जो कि मतलब वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी के लिए जाने जाते हैं। उनका नाम है ज़ो लॉजिंग। तो ये चाइना के फॉरेन अफेयर्स के स्पोक्समैन है, और ये रहे थे 2020 से लेकर के अभी एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते पहले इनको जो है बाउंड्री और ओशियन देखने के लिए इनको शंटिंग में भेज दिया गया, और वो जगह जो है किसी और ने ले ली है। तो अब ये फिर जो बात वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी की आ रही है अभी इंटरनेशनल मीडिया में, कि क्या वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी का जमाना खत्म हो गया, चाइना क्या बैक फुट पे चला गया, या ये इस पॉलिसी को लेके आएगा। तो अब इसको समझना ये होगा कि चाइना जो है वो अपने आप को ग्लोबल पावर समझने लगा है, और वो ये कहता है कि पूरी दुनिया पे चाइना की स्टोरी चलनी चाहिए। वी ऑल्सो हैव अ स्टोरी टू टेल, चाइनीज स्टोरी। तो वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी का मतलब ये था कि जो ज़ो लेजिंग साहब थे, उन्होंने पूरे डिप्लोमेटिक मिशन को हिदायत दी थी। ऑफ कोर्स उनको जो है जीपिंग का भी जो है हाथ उनके पीठ पर होगा या सर पर होगा कि आप ये करें। तो जितने भी डिप्लोमेटिक मिशन है चाइना के पूरी दुनिया में, उनके एम्बेसडर को ये हिदायत दी थी कि आप कोई भी अगेंस्ट चाइनीज प्रोपेगेंडा को आप काउंटर करें, और उनको जो है मतलब राइज होने में ना दें, ताकि वो प्रोपेगेंडा जो है वो ये ट्रुथ ना बन जाए। हम मतलब उनका ये कहना था उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने कोर्सिव डिप्लोमेसी भी लगाई यहाँ पर के कॉम्बैटिव डिप्लोमेसी भी लगाई, और जो जमा खर्ची या ट्विटर के हवाले से जो होता है कि हम अपने ट्विटर पर बात कर रहे हैं, आप अपने ट्विटर पर बात कर रहे हैं, तो उस तरह से अब चाइना ने ये ठान लिया है कि बहुत सारे इश्यूज जो हैं चाइना के जो ग्लोबल स्टेज पर हैं, एक जो सबसे पहले जो है वो ताइवान का इश्यू है, दूसरा जो इश्यू है वो साउथ चाइना सी का इश्यू है, और पैसिफिक ओशन का इश्यू है, और तीसरा जो है यूगुर मुस्लिम का इश्यू है, जिसमें जो इंटरनेशनल मीडिया है या वेस्टर्न मीडिया है वो चाइना को मतलब बैकफुट पे ले जाना चाहती है। और चाइना अब उसकी जो पॉलिसी है वुल्फ वॉरियर पॉलिसी के नाम से जो चल रही है कि हम बैकफुट पे नहीं जाएंगे, हम सारे गेम जो है वो फ्रंट फुट पे खेलेंगे, और जहां जहां ये बात होगी वहां वहां हमारे डिप्लोमेटिक मिशन जो है उसको काउंटर करेंगे। और जो लीजिंग साहब है, ये ट्विटर जो है चाइना में बैन है, वो ट्विटर का जो जवाब है वो चाइना ने अलग इस्तेमाल किया हुआ है, और मतलब समथिंग लाइक ट्विटर, उस पर उनके 7.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और उनके जो ट्वीट करते थे चाइना में वो अंग्रेजी में ट्वीट हो जाता था। बाकायदा जो हमारा ट्विटर हैंडल है वहां पे भी वो बहुत बड़े ग्लोबल लेवल पे उनके फॉलोअर हैं। और ज़ो लीजिंग जो है वो पाकिस्तान में भी जो है पोस्टिंग थी उनकी किसी टाइम में, तो वहां पे वो अपना नाम उन्होंने मोहम्मद लीजिंग रखा हुआ था ट्विटर पे अपना। तो वो वही मतलब कहे जाते हैं कि ही इज द इनिशिएटर ऑफ वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। अब एक लाइन आपको और मैं बता दूं कि वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी क्या है। वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी जो वर्ड आया है वो चाइना में एक फिल्म है, जैसे हमारे यहाँ बॉर्डर फिल्म है, एलओसी फिल्म है, जो कि नेशनलिस्टिक फिल्म है, जो कि देश को ऊपर रखती है। तो वुल्फ वॉरियर जो फिल्म है ये पूरी 3 घंटे 2 घंटे की फिल्म है चाइनीज लैंग्वेज में, जो कि यही बताती है कि चाइना दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क है, और ये इसका जो है इसकी आन बान शान जो है उसको हम झुकने नहीं देंगे पूरे दुनिया के ग्लोबल स्टेज पे। ये उस फिल्म है, और हर चाइनीज जो है वो इस फिल्म को बुरी तरह से उसने देखा है। और इसके 2 भाग थे, एक तो वुल्फ वॉरियर 1, और जो लास्ट वाला जो था वो 2015 में आया था,
उल वॉरियर 2। तो उसके बाद से जो उल वॉरियर डिप्लोमेसी जो है वहीं से ये नाम मतलब आया। और चाइना के जो न्यू मतलब जो स्टैब्लिशमेंट अभी है शी जिनपिंग, इनका जो है 2019 में थर्ड टाइम जो है ये बने मतलब कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन। और उसके बाद से इन्होंने इसको तेज कर दिया इस उल वॉरियर डिप्लोमेसी के लिए। अच्छा, इसमें ये कितनी इफेक्टिव रही, क्योंकि आप इंटरनेशनल अफेयर्स को देखते हैं, साउथ एशिया को देखते हैं, उनका जो मकसद था क्या वो उसमें अपने में कामयाब है, या फिर एक नई चीज आई और चली जाएगी, बस इसी तरह से होगी? क्या क्या कुछ है? और इसका भारत पर क्या किस तरह से इस्तेमाल किया? क्या भारत के खिलाफ भी उसका कोई इस्तेमाल हुआ है अभी तक? जी, ये जो सवाल है, इस सवाल पे डिबेट चल रहा है, भारत के हवाले से नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे। जो इंटरनेशनल रिलेशन के जानकार हैं, उनका ये कहना है कि ये उल वॉरियर डिप्लोमेसी जो है वो चाइना को ज्यादा हार्म कर रही है बनिस्बत के उसको फायदा पहुंचाने से। और इसी वजह से जो उनके स्पोक्समैन है ज़ाओ लेजिंग, इनको हटा दिया गया। और चाइना ये समझ रही थी कि हमारी कंट्री का बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा है, हमारी कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत डैमेज हो रहा है। क्योंकि डिप्लोमेसी जो होता है वो यही होता है कि डिप्लोमेट और डिप्लोमेसी यही है कि अपना काम निकाल ले बिना किसी झगड़े के या बिना किसी कन्फ्रंटेशन के। तो इसमें तो सीधी सीधी बात है कि आओ तो आओ वाली बात थी, जो चाइना जो है अपने आप को। तो इस वजह से बहुत लोग ये भी कहना है कि उल वॉरियर डिप्लोमेसी का अब, क्योंकि कोविड भी खत्म हो रहा है या हो चुका है, तो अब उल वॉरियर डिप्लोमेसी की अब कोई जगह नहीं है चाइना में। तो जो ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी है और डिप्लोमेट है वो अच्छे अच्छे लफ्ज जो है इस्तेमाल करते हैं और अपना काम जो है वो निकाल लेते हैं। तो ये तो इंटरनेशनल लेवल पे बात चल रही है और ये डिबेटेबल इशू है, इसमें कोई फाइनल वर्ड नहीं हुआ है कि अब एक पोस्टिंग से अगर किसी को हटा दिया तो इसका मतलब तो पॉलिसी को हटाना नहीं है ना। तो अब कैसे चलेगा आगे ये देखने की बात है। लेकिन वो जो ज़ो लीजिंग है वो क्या कहलाए जाते हैं, इसके सूत्रधार जिसको कहते हैं हिंदी में उल वॉरियर डिप्लोमेसी के, और उन्हीं के नाम से जो है उल वॉरियर डिप्लोमेसी चल रहा है। और इसका जो मेन जो मकसद है वो ये है कि चाइना अपने आप को ग्लोबल पावर मानता है और वो ये कह रहा है कि मुझे अमेरिका को हटाना है। अब वॉशिंगटन से जो हर कोई वॉशिंगटन जा रहा है सारी चीजें की, अब जो दुनिया की गद्दी है वो बीजिंग से सॉल्व होगी। और अभी जो अब रशिया या सोवियत यूनियन तो है नहीं, और फिर उसके अलावा कौन है? उसके अलावा वॉशिंगटन है। तो अब चाइना ने पूरा फोकस अपना किया हुआ है कि वॉशिंगटन को हम कहीं भी एज नहीं देंगे प्रोपेगेंडा वॉर में। प्रोपेगेंडा वॉर में जो है वो हिटलर के साथ आप जान रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कैसे प्रोपेगेंडा वॉर हुआ था बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द जर्मन गवर्नमेंट। तो जर्मन गवर्नमेंट को जो है प्रोपेगेंडा करके जो है कि ये इस तरह से चला रहे हैं। तो वही चीजें भी चाइना के साथ भी चल रही है और चाइना में भी। अब जो है यहाँ पे एक और बात बता दूं जो दर्शकों के लिए बहुत समझने की बात होगी, वो ये है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी जो अभी आई है वो 1949 में आई है और 49 के बाद जो है ये कम्युनिस्ट सरकार जो है बनके तैयार हुई। और उसके उनके जो फॉरेन मिनिस्टर जो पहले जो बाद में प्राइम मिनिस्टर भी हुए और हेड भी हुए, ज़ोउ एनलाई, तो वो जो है मेन थे फॉरेन मिनिस्ट्री को देखने के लिए। और जब ये 49 में जब आई थी जब इनकी सरकार, तो इनके पास डिप्लोमेट्स नहीं थे। इनके पास डिप्लोमेट्स नहीं थे जो कि ट्रेन डिप्लोमेट होते हैं, जिनकी पढ़ाई होती है इंटरनेशनल रिलेशन में, एमफिल पीएचडी किया होता है उन्होंने, काफी थ्योरी पढ़ी होती है। तो इनके पास कोई नहीं था। इनके पास दो ही लोग थे, या तो किसान थे या तो फौज थी, पीएलए। तो उन्होंने क्या किया कि पीएलए को डिप्लोमेसी में ले आए, वो सिविलियन। तो अब जो फौज जो थी उनको उन्होंने डिप्लोमेट बना दिया। तो फौज की ट्रेनिंग तो उसी तरह से होती है ना। फौज किस लिए है? लड़ने भिड़ने के लिए होती है। वो कहीं सोशल सर्विस थोड़ी करती है, वो तो लड़ने भिड़ने के काम है। तो वो माइंडसेट जो था वो अभी तक चाइना के अंदर चला रहा था और इसको फिर आगे बढ़ावा दिया। डेंग शॉपिंग आए और उसके बाद फिर ये लीपिंग आए। तो इन लोगों ने जो है इसको अब ये जो बिल्कुल जो अब तो उनके सारे ट्रेन डिप्लोमेट हैं, सब तो अमेरिका में पढ़े हुए हैं और सबके दुनिया की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में वहां के पढ़े हुए हैं। अंग्रेजी वैसी फटेदार बोलते हैं जैसे एक अमेरिकन बोलते हैं।
तो कहने का मतलब ये है कि चाइना जो है वो अब ग्लोबल स्टेज पर आ गया है और अपने आप को ग्लोबल पावर मानता है, और उसका ये कहना है कि किसी को भी हम एज नहीं लेने देंगे अपने। आई ऑल्सो हैव अ स्टोरी टू टेल। उनका ये अच्छा कहना अच्छा है कि जो अच्छा, चाइनीज स्टोरी है। इस सब में एक चीज बात समझने की है। हम चूंकि भारत के नजर से समझना चाहते हैं, आप जी साउथ एशिया पर नजर रखे हैं, मुसलसल जी इंटरनेशनल अफेयर्स को देखते हैं। अगर एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के तौर पर आप रेट करें, नंबर दें, तो भारत के साथ जो चीन की डिप्लोमेसी है, एक तरफ हमारे इलाकों के अंदर घुस करके आ जाना, कब्जा कर लेना, दूसरी तरफ हमारी सरकार का ना बोलना, क्या उसमें चीन की डिप्लोमेसी को आप कामयाब कहेंगे? क्या है यानी एक एक हमें बहरहाल समझना तो चाहिए कि हम कहां खड़े हैं, हमारी डिप्लोमेसी कहां तक काम की, और चीन की डिप्लोमेसी कहां तक काम कर रही है। क्या इंटरनेशनल लेवल पर वो दुनिया के दूसरे मुल्कों को समझा पाई है कि हमने कोई कब्जा नहीं किया भारत की किसी जमीन पर? क्या उनकी फौजें आती हैं, और पिछली बार हमने आपने बात की थी कि एक्सरसाइज की है अरुणाचल प्रदेश के नॉर्थ में पहाड़ों के ऊपर, और बहुत बड़ी एक्सरसाइज की है। अब अगर आपको एक जर्नलिस्ट के तौर पर पूछा जाए तो आप चीन की डिप्लोमेसी को भारत से मुताल्लिक कितना कामयाब या कितना नाकाम कहेंगे? देखिए, जो सीधा जवाब इसका यही होगा कि जो चीन जो डिप्लोमेसी कर रही है और बार बार इंडिया को जो है वो झिझोड़ रही है, कभी वो लद्दाख में पहुंच जाती है, कभी वो अरुणाचल में पहुंच जाते हैं, कभी जो है वो हिमाचल और उत्तराखंड में पहुंच जाती है। तो इन सब का मंशा यही है चाइना का कि ये बाउंड्री डिस्प्यूट को इंडिया सॉल्व करे, और सोल्यूशन जो है वो मिलिट्री सोल्यूशन नहीं हो सकता है, वो तो ऑन द टेबल नेगोशिएशन होता है। और इंडिया जो है इस डिस्प्यूट के अंदर जो है जो 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 डिप्लोमेटिक लेवल पे और जो टेबल के लेवल पे वो तैयार नहीं है, ये मैं समझता हूं। और बार बार जो चाइना यहां घुसता है वहां घुसता है, तो अब इसको भी आप समझ लीजिए कि चाइना ने जो है जो बाउंड्री बनाई है, जो जो इंडिया और चाइना की बाउंड्री है, उसको चाइना तस्लीम नहीं करता। वो बाउंड्री तो ब्रिटिश सरकार ने बनाई है, जिसको इंडिया कहती है कि हमारी बाउंड्री है चाइना के साथ। अब 1962 के वॉर में चाइना ने पूरा अरुणाचल प्रदेश को कब्जा कर लिया था, और बाउंड्री जो अभी हम अरुणाचल प्रदेश में वो कह रहे हैं कि हमने खदेड़ दिया और बाहर भगा दिया और चाइनीज को ढकेल दिया, तो वो 1962 में जो है वो आसाम से बॉर्डर लग रहा था चाइना का। तो अरुणाचल प्रदेश तो खत्म हो चुका था, लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर था, और तो वो लोग जो है फिर वही जो पुरानी बाउंड्री थी मैकमोहन लाइन, उसके पीछे चले गए। अब एक बात और भी बता दूं मैं कि ये जो एलएसी बनाया है, ये इंडिया ने नहीं बनाया है। ये एलएसी जो बना है वो 1962 के वॉर में चाइना ने डिक्टेट किया है, जिसको इंडिया नहीं मानती है। चाइना हाँ, तो ये इसीलिए वो बार बार आ जाते हैं, और एलएसी पर झगड़ा है, दोनों का इत्तेफाक नहीं है। ये बहुत ही अहम नतीजा निकल करके आया। ये देखिए, मैं दर्शकों को बता दूं कि इस गहराई से चीजें मालूम नहीं हो पाती, मीडिया में कभी डिस्कस नहीं होता कि अगर एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के तौर पर चीजों को देखें दोनों तरफ, तो हकीकतें और बहुत साफ होती हैं। अच्छा, अभी जो ये भूटान और चीन के बीच में जो कुछ बात हो रही है, वो क्या कुछ है? क्योंकि वो भी एक तरह से भारत से जुड़ा हुआ ही एक मामला है। ये बात अपनी जगह ठीक है कि भूटान एक अलग मुल्क है, लेकिन भूटान के और भारत के बीच में जो मुआहदे हैं और जिस तरह से डिफेंस खास तौर पर हमारे साथ में है भूटान, वो चीन का और भूटान का मामला किस तरह से क्या कुछ आगे बढ़ रहा, क्या है? देखिए, भूटान के मामले को समझने के लिए मैं फिर वही वापस उल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी का जो डिस्कशन था उसी पर लेके जाऊंगा मैं। ये एक्चुअली जो भूटान के अंदर एक डोकलाम एरिया है, आपको याद होगा 2017 में उसमें 70 डेज का 70 दिन का स्टैंड ऑफ हुआ था इंडिया और चाइना के फौजों के बीच में, जो कि डोकलाम जो है वो
वो भूटान का एरिया है, और क्योंकि उसकी हिफाजत जो है वो इंडिया करती है, फौज इंडिया करती है, और इंडिया जो है वो खड़ी हो गई कि नहीं, आप रोड नहीं बना सकते हैं। चाइना भी खड़ा हो गया कि हम हटेंगे नहीं। लेकिन 70 दिन के बाद जो है वो स्टैंड ऑफ खत्म हुआ, चाइना अपनी टेरिटरी पे चली गई, और वो मामला जो है रफा दफा हो गया। उसके बाद जो है वो वुहान में एक समिट होता है, जो कि मतलब इनफॉर्मल समिट है, जो कि जिसपे बात हुई थी हमारे मोदी जी से और ली जीपिंग से। और वहां क्या बात हुई थी, वो वुहान के वो डोकलाम के बाद हुई थी। उसके बाद जो है एक समिट हुई हमारे मोदी साहब की, वो अभी गुज़श्ता मेरे ख्याल में 1 साल 1.5 साल पहले, मतलब 18 या 19 के आसपास, वो यहाँ चेन्नई में, यहाँ पे एक जगह है मामल्लपुरम में, वो जीपिंग साहब आए थे, और मोदी साहब भी यहाँ पर आए थे। वो पूरी दुनिया को खबर मालूम है, हिंदुस्तानियों को सब मालूम खबर है, जहाँ पे मोदी साहब और जीपिंग जो है वो पार्क में कोई 45 मिनट के आसपास वो घूमे थे। और वहां से ये खबर आती है कि ये बिल्कुल मतलब वो चाइना वालों की खबर है कि जीपिंग ने मोदी जी से कहा था कि चाइना जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, इसको आप टेबल पर बैठ करके सॉल्व कर लीजिए और पाकिस्तान को लेके आइए, क्योंकि ये पूरा जो डिस्प्यूट है लद्दाख का और कश्मीर का, ये सारे तो डिस्प्यूट हैं। जब आप कश्मीर को सॉल्व करेंगे तो पाकिस्तान आएगा, लद्दाख को सॉल्व करेंगे तो चाइना आएगा। तो उनका ये कहना था कि ये ट्राइपार्ट जो है वो एग्रीमेंट कर करके और इस मसले को खत्म कर दीजिए, जिसपे जो सूत्र जिसको कहते हैं जर्नलिस्ट में, सोर्सेस जिसको कहते हैं, उस पर अपना मोदी जी ने यूं यूं जो करते हैं ऐसे ऐसे, तो उन्होंने हामी भर दी थी कि हाँ इस पर हम बात करेंगे। उसके बाद जब वो बात खत्म हो गई तो वो फिर बात ही खत्म हो गई, सब पीछे हट गए उससे। तो जब ये पीछे हट गए, मतलब जो दिल्ली सरकार है वो पीछे हट गई, तो उसका फिर इनकर्शन आप देखिए, तो वो आपके क्या लद्दाख में जो है, और वहां पे उधर तवांग में, लद्दाख में, गलवान में, वो अलग अलग जगहों पर जो है वो हो रहा है। तो वो इसीलिए हो रहा है, जो मैंने आपसे पहले कहा था कि ये जो संकेत है वो यही संकेत है कि बाउंड्री इशू सॉल्व कीजिए। और जो ये एक तरह से चीन की तरफ से भारत पे दबाव डालने का तरीका है कि रिजोल्व कीजिए, नहीं तो ये इसी तरह से चलता रहेगा। लेकिन यहां भी ऐसा लगता है कि सरकार मुसलसल इलेक्शन जीतने के मोड में रहती है और बहुत से इश्यूज पेंडिंग रह जाते हैं। ये बहरहाल अफसोस की बात है कि मुल्क की। अब आ जाइए दूसरा सवाल जो आपका था, जो भूटान और चाइना के बीच में जो बाउंड्री टॉक चल रही है, ये अभी 13 जनवरी को खत्म, 13 से चली थी, 16 जनवरी को खत्म हुआ। ये कुआंग एक जगह है, वहां पे चाइना के वो भूटान के जो डिप्लोमेट है वहां गए थे और वहां उनसे बात किया। भूटान के अंदर चाइना की एम्बेसी नहीं है, उनकी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं है भूटान के अंदर। और जो भूटान की एम्बेसी दिल्ली में है, वो जो है बात करती है चाइनीज एम्बेसी से। जो दिल्ली में एम्बेसी है भूटान की, उनसे वो जो है चाइनीज की एम्बेसी से बात करती है। भूटान के अंदर जो है चाइना की कोई एम्बेसी नहीं है। तो ये समझने की बात है। और ये जो बॉर्डर निगोशिएशन है, ये 1984 से चल रहा है, ये अभी से नहीं चल रहा है। और अभी तक उनके 24 राउंड जो है वो तक हो चुके हैं, 24 राउंड्स। और 11 जो है, ये 10वां हो चुका था, अभी जो कुमांग में हुआ है, ये 11 राउंड ऑफ टॉक का जो है वो इनके जो हाईएस्ट ऑफिशियल है, उनके ईजीएम कहलाता है, वो उन्होंने बातचीत की है। तो ये जो बातचीत है, ये भारत का ये कहना है कि वी आर क्लोजली मॉनिटरिंग इट। भारत उसमें जाके बैठ नहीं रहा, और ना ही उसके में बोल रहा, ना ही अगेंस्ट में बोल रहा। उसने कहा कि जो बातचीत हो रही है, जो खबर निकल के आ रही है, वी आर क्लोजली मॉनिटरिंग इट। अब ये समझना होगा कि भूटान और चाइना का क्या डिस्प्यूट है। वो वही डिस्प्यूट है जो एलएसी का यहाँ डिस्प्यूट है, वही डिस्प्यूट वहां भी है। वही तिब्बत की जगह है आपके भूटान, और भूटान तिब्बत जो है वो चाइना का है, भूटान जो है वो इंडिपेंडेंट मुल्क है। पहले तो चाइना ये कहता था कि भूटान तिब्बत का हिस्सा है, अब वो हट गया उसमें। लेकिन जो
जो भूटान के जो राजा थे लिंगवे चिंगवे वांगचुक, वो उनका कहना है कि हमारे 4 पॉइंट्स हैं जिसपे हमारा मेजर डिस्प्यूट है, और 2 पॉइंट या 3 पॉइंट है जिसपे ट्राई जंक्शन है इंडिया और भूटान और चाइना का। तो वो जो ट्राई जंक्शन जो है उस डिस्प्यूट का जब रेजोल्यूशन होगा तो उसमें इंडिया को भी साथ होना होगा। लेकिन उन लोगों ने ये 2021 में जो है उन्होंने एक 3 स्टेप फॉर्मूला अपनाया है, और उस 3 स्टेप फॉर्मूला का खुलासा नहीं किया, उन्होंने बताया नहीं है कि वो क्या है। लेकिन जो डिप्लोमेटिक और जो प्रेस रिलीज आती है या प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, 3 स्टेप जो है वो कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जो 25वां राउंड जो होगा उसमें हम लोग मेजर ब्रेक थ्रू अचीव कर लेंगे। और ये जो है ये बड़ी तेजी से बाउंड्री डिस्प्यूट चल रहा है, और मेरा जो समझना है कि जिसपे जिन चीजों पे भूटान को और चाइना को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उसको वो रिजॉल्व कर लेंगे, वो आपस में ही रिजॉल्व कर लेंगे। और जिसपे भूटान को ऑब्जेक्शन है, चाइना को ऑब्जेक्शन है और इंडिया को ऑब्जेक्शन है, तो उसको जो है फिर वो बहुत हार्ड बार्गेनिंग होगी। उसमें एक चीज और समझने की, जो ढोकलाम अभी जो हुआ था, जो कि मतलब बॉर्डर है इंडिया और भूटान और चाइना का, तो चाइना कहती है कि आप हमें दे दो, स्वैपिंग ऑफ द टेरिटरी, और हम आपको उसकी जगह पर कहीं और दे देंगे, वो मतलब वो भी बड़ा हिस्सा है जिसमें भारत राजी नहीं है। तो ये एक बोन ऑफ कंटेंशन है बिटवीन देम। अभी एक नया शोषा छूटा है जो अरुणाचल प्रदेश का है, उसमें एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसका नाम जहन से निकल रहा है, चाइनीज नेम है, वो कुछ उसी तरह का नाम है। तो वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो भूटान से और अरुणाचल से लगी हुई है। तो अरुणाचल तो इंडिया का पार्ट है, तो अब चाइना कहता है कि वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो चाइना का पार्ट है। तो इस पे डिस्प्यूट है, और ये डिस्प्यूट जो है वो वाइल्ड लाइफ और इन्वायरमेंट और ये वो सारी चीजें जो है तो वो ग्लोबल स्टेज पर आ रही हैं। और चाइना का जो है वो चाइना करता क्या है, चाइना की जो डिप्लोमेसी है और नेगोशिएशन है वो पुराने मैप लेके आ जाता है, कोई 15वीं सेंचुरी का तो 17वीं सेंचुरी का, और वो अपने एविडेंसेस लेके आता है कि हमारे पास ये एविडेंस है। तो वो इस तरह से इसको देख रहा है। लेकिन जो गौरतलब बात यह है कि अब जो है भूटान वो भारत का पूरी तरह से अधीन नहीं है, लेकिन क्योंकि वो बॉर्डरिंग स्टेट है और इंडिया जो है वो भूटान की ही मतलब उसकी सिक्योरिटी रखी हुई है, लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी जो है वो चलाना चाह रहा है। और इसमें जो लास्ट बात मैं वो कह दूं कि भूटान जो है वो भी वन चाइना पॉलिसी का हिमायती है। उसने डिक्लेयर किया, उसकी गवर्नमेंट ने, उसका कहना है कि ताइवान जो है वो चाइना का हिस्सा है। ये वन चाइना पॉलिसी जो है वो इसका यही कहना है, वो चाइना कहती है कि ताइवान हमारा है, अमेरिका कहती है कि ताइवान इंडिपेंडेंट स्टेट है, वो मालक ममालिक है। यही तो झगड़ा है। अब जो अमेरिका की जो हिमायती है वो कहते हैं कि नहीं साहब वो इंडिपेंडेंट है, और जो वो भी अमेरिका भी ऑफिशियली तो कहता है हम वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं और ठीक समझते हैं, लेकिन अमलन वो वहां पर वो गड़बड़ी घोटाला जिसे कहते हैं हेल्प करता है ताइवान की एंटी चाइना एलिमेंट्स की। अच्छा जनाब सैयद अली मुश्तबा साहब, ये नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर जो पुष्प कुमार प्रचंड वो आने वाले हैं भारत, वो पहली विजिट वो भारत की कर रहे हैं विदेश की। उम्मीद तो ये थी कि शायद वो पहले चाइना जाएंगे, क्या कुछ है ये, इसमें क्या कुछ नजर आ रहा है आपको? जी ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है जो कि वही जवाब दे सकते हैं या जो नेपाल के जो लोग हैं कि पुष्प कुमार धल परचानंद साहब जो हैं वो भारत क्यों आ रहे हैं और कब आ रहे हैं। अभी उनका डेट मुकर्रर नहीं हुआ है। तो एक जो डेट चल रही है मतलब काठमांडू में या नेपाल में वो ये है कि 26 जनवरी के बाद आएंगे। दूसरा ये चल रही है कि उनके जो राष्ट्रपति हैं उनका चुनाव होने वाला है, और जो अभी जो विद्या देवी हैं वो उनका जो है मतलब यह कि वो रिप्लेस होने वाली हैं। तो वो जब इलेक्शन वहां से हट जाए और नए कोई राष्ट्रपति आ जाए तब वो आएंगे भारत। लेकिन जो समझने की बात है कि वो क्यों भारत आ रहे हैं
और उन्होंने भारत को क्यों इतना मतलब अपना हमदर्द समझा, जबकि दुनिया जानती है कि वो एंटी मतलब भारत है और प्रो चाइना है। तो इसको समझने के लिए जो सबसे बड़ी बात वो ये है कि पुष्प कुमार दल को जो है 8 साल तक भारत ने पनाह दिया हुआ था, जबकि नेपाल में इंसर्जेंसी चल रही थी। कोई किसी ने उनका फोटो नहीं देखा था, कोई जानता नहीं था कि प्रचंड कौन है और वो कहाँ रहता है। लोग कहते थे कि वो जंगल में रहता है, जंगल में छुपा हुआ है, लेकिन वो हिंदुस्तान में था और उनकी पढ़ाई जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुई है। तो वो भारत को तो वैसे ही जानता है जैसे हम भारत को जानते हैं। और उसकी जब जो मतलब कनेक्शन है वो अजीत डोभाल साहब को जानता है, मतलब जितने यहाँ के डिप्लोमेट्स हैं, जितने मिनिस्टर्स हैं, सबको वो पर्सनली जानता है और भारत सरकार से उसके बड़े अच्छे संबंध हैं और इसीलिए वो भारत सरकार यहाँ इंडिया आ रहा है। और इसकी और भी मकसद ये है कि मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बनाया था कि अमेरिका जो है वो नेपाल पर FTF लगाने वाला है, जिससे उनको डायरेक्टली उनके इकोनॉमिक मतलब उस पर धक्का पहुंचेगा। तो अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए वो भारत से आ रहा है यहाँ पे बात करने के लिए कि आप जो है हमें और इकोनॉमिक एड दीजिए और हमें जो है मदद कीजिए, हमें और बढ़ाइए। तो मेरा जो अपना मौकफ ये है कि उसका जो नेशनल इंटरेस्ट है, क्योंकि चाइना से जो आना है तो वो आने में भी 10 साल लग जाएंगे, वो कल नहीं होने वाला है और जो कुछ कल होने वाला है वो भारत ही करेगा। इमीडिएट फायदे के लिए वो बहरहाल भारत की मदद चाहते हैं, भारत को साथ रखना चाहते हैं। ये बहुत ही अहम है कि इंसान का झुकाव कहीं हो और जरूरत कहीं से पूरी हो। और आजकल चूंकि इकोनॉमी पॉलिसीज को तय करने के लिए एक तरह से इम्पोर्टेंट हो गई है, इसलिए शायद नेपाल भी अपनी मुश्किलात हल करने के लिए भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर चाहता है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि भारत से नेपाल ईंधन जाता है, बहुत सी खाने की चीजें जाती हैं। जब वो रास्ते रोके गए थे तो वहां बहुत सी चीजें महंगी हो गई थी। अब हालात नॉर्मल हैं, कारोबार दोनों तरफ से सामान्य चल रहा है। तो ये इंटरनेशनल सियासत में क्या क्या होता है ये बहुत ही दिलचस्प है और खास तौर पर चीन किस तरह से अपने आप को मजबूत और अमेरिका की जगह रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है, ये हमें इससे साफ नजर आया। और खास एक नतीजा ये भी है आज की बात में कि चीन भारत पर दबाव डाल रहा है कि ये सीमा विवाद जहां जहां भी है उसे हल कर लो और इस हल करने में पाकिस्तान को भी साथ लाओ, जिसके लिए मैं समझता हूं कि भारत वो वक्त अभी शायद नहीं आया है, क्योंकि भारत कहता है कश्मीर हमारा अटूट अंग है, उस पर कोई बात नहीं होगी। वो यूएनओ में जाके शोर मचाता है, लेकिन यहाँ क्या कुछ हालात होंगे, क्या है आर्टिकल 370 हटा, उसके बाद के हालात क्या होंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या वाकई चाइना, पाकिस्तान और इंडिया मिलकर के बात करेगा कभी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद अली मुश्तबा साहब, आपने हमें वक्त दिया। मुझे मालूम है कि आप काफी बिजी हैं, आपको सफर पे भी जाना है, आपने वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।